Hello student, welcome to my class. This is Sakshi. The last topic we had discussed, that was the different sectors of the economy, that was primary, secondary and tertiary sector. Now we are going to see that how we compare the three sectors and what is GDP. Okay. So three sectors कौन कौन से हैं आपको पता ही है, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो हमें एम्प्लॉय भी करना पड़ेगा लोगों को जो काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, यानी तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दिस? हम तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज़ कि किसी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको। प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग एंड कंपेयरिंग नेल टू कार। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आपको 1 kg वीट को 1 लीटर मिल्क से कंपेयर करना है, तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों की मेजरिंग यूनिट अलग अलग है। द सेम with the total production of goods and services in 3 sectors। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? नेल टू कार, मतलब प्रोडक्शन एक नेल का भी होता है और एक कार का भी होता है, ठीक है। तो नेल से लेके कार तक जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट चीज़ों का, चाहे वो कंज्यूमेबल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, ठीक है, आपके हाउस से रिलेटेड हो, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं आप सबको कैसे कंपेयर करोगे, कैसे काउंट करोगे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा फिर? वी ऐड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट नंबर्स। हम नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उनको कंपेयर ना करके, उनको काउंट ना करके, हम उनकी वैल्यू, यानी जो वैल्यू होगी उस गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है कि आप उसको मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू को देखोगे, ठीक है, मनी के टर्म्स में। जैसे आप एग्जांपल भी दिया हुआ 10 kg वीट ऑफ ₹20, मतलब 1 kg का अगर प्राइस 20 रुपीज़ है तो 10 kg का कितना हो गया? ₹200। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 kg का प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी है? 200 रुपीज़ है, ठीक है। अभी फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। 10 kg वीट ऑफ ₹20, 1 kg कितने का है? 20 रुपीज़ का है। तो अगर 10 kg को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 kg की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 200 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हो गई उसकी, ठीक। प्रिकॉशंस, लेकिन ये जो हम यहाँ पर, तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप आप नेशनल लेवल की बात करो कि नेशनल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो हमें प्रिकॉशन क्या लेना है? वी ऐड वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं? जो रेडी टू कंज्यूम है, जो कंज्यूमर्स के थ्रू रेडी टू कंज्यूम है, वो आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। इसका मैं बहुत आपको लेमैन एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, फिर वो गेहूँ उसने कहाँ पर बेच दिया? एक आटा चक्की में बेच दिया, ठीक है, उसने उसका आटा बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो आटा जो है वो फाइनल गुड्स में भी आएगा, ठीक है। फाइनल गुड्स में कैसा आएगा? आप आटा डायरेक्टली परचेज करके ले जाते हो घर में चपाती बनाने के लिए, ठीक है, रोटी बनाने के लिए, तो वो आपका फाइनल कंज्यूमेबल आइटम हो गया। लेकिन वो एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, कैसे? जैसे आटा क्या हुआ, बेकरी को उसने बेच दिया, आटा मान लीजिए 10 kg किसी बेकरी वाले को बेच दिया। अब वो बेकरी वाला क्या करेगा? वो बेकरी वाला उसका केक बनाएगा सपोज। तो केक जो जब फाइनली केक को सेल करेगा, मान लीजिए 400 में सेल किया, तो वो 400 रुपीज़ फाइनल एडिशन टू दी जीडीपी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर हम उसमें गेहूं का दाम अलग से जोड़ेंगे, फिर उसमें आटे का दाम अलग से जोड़ेंगे और उसके बाद केक के 400 रुपये में उसका भी दाम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो फाइनल कंज्यूमेबल गुड होता है सिर्फ उसका ही
उसको ही ऐड करते हैं जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब हम सारे सेक्टर्स की गुड्स वैल्यू मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करते हैं वही हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अभी हम आगे जीडीपी भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बस सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। इंटरमीडिएरी गुड्स या फिर रॉ मटेरियल का प्राइस, intermediate goods are not included because its value already added in the final goods। अभी मैंने जो आपको केक का एग्जांपल दिया, तो जो बेकरी वाला है उसने सपोज आटा जब ख़रीदा था, ठीक है, पहले आटा चक्की वाले ने मान लीजिए 10 रुपीज़ का गेहूँ ख़रीदा। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल फिर से दे देती हूँ। 10 रुपीज़ का वीट बेचा, किसको, चक्की वाले को बेचा। तो अगर 10 रुपीज़ का कॉस्ट आया था किसान का, तो उसने 12 रुपीज़ का आटा चक्की वाले को गेहूँ बेच दिया। अब वो क्या करेगा, उसने 12 रुपीज़ का ख़रीदा था, तो जब वो बेकरी वाले को देगा, मान लीजिए उसने उसको 14 रुपीज़ का ऐड करके, मतलब 2 रुपये अपना ऐड करेगा ना फ्री में, ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो दे नहीं देगा वो, ठीक है। अब जब उसने 14 रुपीज़ का ये दिया, तो जो बेकरी वाला है वो केक जो है वो किसी ने हाई मतलब उसकी कॉस्ट 14 रुपीज़ है। अब वो उसमें और भी चीज़ें ऐड करेगा, शुगर ऐड करेगा, और भी मटेरियल यूज़ करेगा, तो सपोज़ उस केक की कीमत 400 रुपये है। तो इस 400 रुपये में ये जो सारी कॉस्ट है ये इंक्लूडेड है, ये आपको इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है इसमें 400 रुपये में, ठीक है। जो भी उसकी कॉस्टिंग आई थी गेहूं की, आटे की, और जो उसने फर्दर चीज़ें ऐड करी, शुगर, मिल्क, ठीक है, एग, जो भी यूज़ किया वो सब इसमें उसकी कॉस्टिंग इसमें एडेड है। ये फाइनल उसका प्राइस है, और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा इसका वो 400 रुपये ही होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लेते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स, जैसे बेकरी में केक का एग्जांपल लिया, आप बिस्किट का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जीडीपी। क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूसिंग इन ऑल सेक्टर्स, ईच सेक्टर का मतलब तीनों सेक्टर्स में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर जितनी जो वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सारे सेक्टर्स, उनको जब हम एडअप कर देते हैं उनकी वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जब सम अप करते हैं तो हमें मिल जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट विल गिव यू जीडीपी ऑफ द कंट्री, ये आपको कंट्री का जीडीपी दे देगा, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक आइटम्स प्रोडक्शन ही ऐड होता है, मतलब कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ वही ऐड होगा। अगर बाहर से कोई ग्रांट आ रही है किसी अदर कंट्री से, ठीक है, या सपोज़ इसमें एक आप कह सकते हो लूप होल भी है। सपोज़ कि किसी का बेटा जो है वो यूएस में रहता हो, हर महीने अपने पेरेंट्स को पैसे ट्रांसफ़र करता है, रेमिट करता है, ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस जिसको बोलते हैं। तो वो आपका डोमेस्टिक, भले ही वो पैसा आपकी इकोनॉमी में यूज़ होगा जब वो अपने पेरेंट्स को भेजेगा, लेकिन वो आपके जीडीपी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो उसका जो प्रोडक्शन है या जो इनकम हो रही है उस बंदे की, वो यूएस की इकोनॉमी में ऐड होगा, ना कि इंडिया की इकोनॉमी में ऐड होगा, ठीक है। तो जीडीपी में आपका वही प्रोडक्शन आएगा जो आपकी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना प्रोड्यूस हो रहा है वही आपके जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, करेंट जीडीपी ऑफ इंडिया, दिस इज़ योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि करेंट जीडीपी ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। अगर मैं आज से 50 से 70 साल पहले की बात करूं, तो वो टाइम ऐसा था जब सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे, ठीक है। ऐसा क्यों था, इसका सबसे पहला रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं थे, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर उतने बूम पे नहीं था, ठीक है। सारे लोगों के पास इतनी नॉलेज, इतनी स्किल नहीं थी, इसलिए वो हमेशा फार्मिंग में ही इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। मोर एंड मोर पीपल वर इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर, दैट वाज एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, फिशरीज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हुए। धीरे धीरे चेंजेस कैसे हुए, जब यहाँ पर मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत हाईली प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा सब लोग खा तो लेंगे नहीं, जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, फर्दर वो उसको सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो जब उसको फर्दर सेल करने लगे
और जब धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी चेंज होने लगी, लोगों को ये लगने लगा, कहते हैं कि नीड इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम नई नई चीज़ें इन्वेंट करने लगते हैं। तो सपोज़ जैसे पहले हम एप्पल खाते थे, ठीक है, अब हमने सोचा कि एप्पल तो हम खा ही रहे इतने दिनों से, अब क्यों ना हम उससे कुछ नई चीज़ें बनाने की कोशिश करें। तो हमने, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एप्पल से आपने क्या किया, आप विनेगर आपने बनाना शुरू कर दिया या एप्पल जूस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए छोटी मोटी पहले स्टार्टिंग में आपने फैक्ट्री लगाई, छोटी मोटी मशीन लगाई जिससे जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता था एप्पल के और उसको पैक करके लोगों को बेचा जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया रोल में। ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी। ठीक है, उसके बाद जब फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी तो धीरे धीरे वो फैक्ट्रीज बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आ गई हमारे यहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हुई तो उस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सर्विस की भी ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि जितनी चीज़ें आप प्रोड्यूस करोगे वो एक बार में बेच तो दोगे नहीं, आपको उसको स्टोरेज करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ने लगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उससे धीरे धीरे सर्विस सेक्टर का भी बूम होना शुरू हुआ। ठीक है, सो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, कि प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, सो दिस इज़ द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ एवरी डेवलप्ड कंट्रीज़। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जितनी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका पैटर्न यही है। अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में भी अगर पढ़ोगे, ठीक है, या एशियन कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे भी यही पैटर्न है। पहले प्राइमरी सेक्टर आया, वहाँ से फिर लोग धीरे धीरे शिफ्ट हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कुछ लोग यहाँ से यहाँ पे एम्प्लॉय हुए, फिर यहाँ से टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉय हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे तीनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उनके पास यहाँ पर काम करने के लिए उतनी एजुकेशन नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ठीक है, लोग यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब 4 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 8 लोग लगे हुए हैं सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस है कि अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। कैसे तीनों सेक्टर्स में हमने देखा कि तीनों सेक्टर्स में धीरे धीरे लोग इन्वॉल्व हुए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं इंडिया में। लेकिन उसके बावजूद भी टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में मतलब इन्वॉल्वमेंट कैसे है, मतलब टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जो है क्यों इन्वॉल्व हैं, या टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन क्यों है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप समझ पाओ कि पैटर्न क्या है। ठीक है, तो दिस इज़ द पैटर्न, फर्स्ट प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्शरी। सारे डेवलप कंट्रीज़ का पैटर्न यही है, ऐसे ही उन्होंने डेवलप किया है अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।